आज हम पढ़ते हैं गद्य 4, एक प्रश्न 4 उत्तर, जिसके लेखक है श्री प्रकाश और साहित्य का प्रकार है लेख। अब सबसे पहले तो लेख किसे कहेंगे? लेख को अंग्रेजी में आर्टिकल भी कहा जाता है। लेख साहित्य की एक मूलभूत विधा है जिसमें हम किसी भी विषय को विस्तार से लिखते हैं। इसका आदि, अंत और मध्य होता है। अनेक परिच्छेदों में विषय को विभाजित किया जाता है और विषय से संबंधित जानकारी को रोचक तरीके से समझाने का प्रयत्न किया जाता है। विज्ञान, तकनीक और कला के विषयों पर भी लेख लिखे जा सकते हैं। लेख केवल रचनात्मक साहित्य भी हो सकता है और सूचनात्मक साहित्य भी हो सकता है। तो आइए पढ़ते हैं लेख, एक प्रश्न 4 उत्तर, जिसके लेखक है श्री प्रकाश। श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने साहित्यकार हैं। उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक उत्थान एवं समसामयिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। समसामयिक समस्या यानी कि जिस समय यह लेख लिखा गया था उस समय की समस्याओं का प्रकाश। उनकी भाषा सरल एवं सहज है। उन्होंने निबंध, लेख, संस्मरण यानी किसी की याद में लिखा हुआ लेख, जीवनी यानी किसी के जीवन की घटनाओं पर आधारित पर भी अपनी कलम चलाई है। छोटी छोटी बातों पर गहरा चिंतन उनके साहित्य में देखने को मिलता है। प्रस्तुत पाठ में श्री प्रकाश द्वारा पूछे गए एक ही प्रश्न का उत्तर 4 महानुभावों ने अपने अपने ढंग से दिए हैं। हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक पूर्णतः ईमानदारी, लगन एवं निष्ठा के साथ अपना छोटे से छोटा कार्य करेगा। यही 4 महानुभावों के द्वारा दिए गए उत्तरों का निष्कर्ष है। पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ का पहले पठन करते हैं। सबको ही कुछ न कुछ खप्त होता है। खप्त यानी धुन। मुझे भी कई बातों का खप्त है। उनमें एक यह है कि जब किसी विदेशी से मेरी मित्रता हो जाती है और उन्हें सहृदय पाता हूँ, साथ ही यह समझता हूँ कि हमारे देश में बहुत दिनों से रहने के कारण वे पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं, तो उनके किसी सुअवसर पर मैं पूछता हूँ, आप कृपा कर यह बतलावे कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए, इतने बड़े बड़े आंदोलनों के होते हुए भी देश कुछ उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। उन्नति यानी प्रगति। ऐसा मालूम होता है कि हम ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। ज्यों के त्यों पड़े हुए मतलब जैसे थे वैसे ही है, कुछ प्रगति हुई नहीं है। अवश्य ही हमारे मित्र इससे चकित होते हैं। चकित यानी आश्चर्य। उत्तर देते संकोच करते हैं और शिष्टता के नाते क्षमा चाहते हैं। शिष्टता यानी विनयता, नम्रता, आदर, क्षमा, माफी। पर मैं उन्हें छोड़ता नहीं और उनको उत्तर देने के लिए बाध्य करता हूँ। बाध्य यानी मजबूर। वो लोग तो मुझे उत्तर देना नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने उसे बाध्य कर दिया कि तुम्हें बताना ही होगा कि मेरे देश की उन्नति क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने अपने सबसे पहले मित्र, जो एक वृद्ध ईसाई पादरी है, उनसे यह प्रश्न किया। ये वृद्ध ईसाई पादरी है। पादरी यानी ईसाइयों के धर्मगुरु। वे 36 वर्ष से भारत में ईसाई मत के प्रचार में तो उतना नहीं, पर सपत्नीक देश के दरिद्र नर नारियों की सामाजिक सेवा में लगे रहे हैं। सपत्नीक यानी अपनी पत्नी के साथ वो हमारे देश में गरीबों की सेवाओं के काम में लगे रहे थे। मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सत्कार और प्रेम है। उनका उत्तर थोड़े में यह है कि तुम लोग अपने काम में गर्व लेते नहीं हो। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जाता है कि लेखक के पहले मित्र वृद्ध ईसाई पादरी ने
देश की उन्नति न होने का कौन सा कारण बताया? तो आपको लिखना है कि तुम लोग अपने काम में गर्व लेते नहीं हो, यह उत्तर उन्होंने बताया। लेखक ने उनसे विस्तार से बात कहने को कहा। उन्होंने विस्तार से बताया कि जब किसी को यहाँ नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में वह दरखास्त देता है। दरखास्त यानी अर्जी। बहुत ही विनय और सम्मान के साथ वह आरंभ करता है। अंत में प्रतिज्ञा करता है कि यदि स्थान मिल जाएगा तो वह सदा अपने मालिक की शुभकामना करेगा। पर स्थान मिलते ही वह अपने काम अर्थात अपनी जीविका यानी रोजी रोटी का साधन को ही खराब समझने लगता है। अन्य साथियों से मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगता है और मालिक की नाक में दम कर डालता है। और देशों में भी लोग नौकरी की दरखास्त देते हैं। वे साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं और जब स्थान मिल जाता है तो इस तरह काम करते हैं जैसे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर करती है और वे यदि काम छोड़ दे तो संसार डूब जाए। तो इस परिच्छेद में वृद्ध ईसाई पादरी ने क्या कारण बताया हमारी अवनति का सबसे बड़ा, कि तुम लोग अपने काम में गर्व लेते नहीं हो। विस्तार से उन्होंने एक उदाहरण दिया कि हमें जब कहीं पर भी नौकरी प्राप्त करनी है तो हम जो आवेदन पत्र या दरखास्त अर्जी लिखते हैं तो बहुत ही अच्छी लिखते हैं, सुंदर लिखते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं करते हैं, मालिक की शुभकामनाएं करते हैं, लेकिन जैसे ही हमें नौकरी मिल जाती है तो हम मालिक के नाक में दम करते हैं। मालिक के नाक में दम करते यानी उनको परेशान कर देना। काम खराब करने के लिए अन्य लोगों से मिलकर हम काम से बचने के षड्यंत्र रचने लगते हैं। थोड़े दिन पहले नौकरी मिली है और जब हम उनसे मिलते हैं तो कहते हैं कि अच्छा, बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छी पगार है, अच्छा बॉस है। लेकिन जैसे ही एक दो साल हो जाते हैं तो उनकी शिकायतें शुरू हो जाती है और अपने काम में उनका गर्व रहता नहीं है। वो काम से ही बचने का प्रयत्न करते रहते हैं, जबकि अन्य देशों में ऐसा नहीं है। जैसी निष्ठा से वो शुरू में काम करते हैं वो अंत तक ऐसा ही कार्य करते हैं। यानी यहाँ पर ईसाई पादरी का कहना यह है कि हम भारतीयों में यह अवगुण है कि बड़े बड़े वादे करते हैं नौकरी मिलने से पहले, लेकिन काम मेहनत से करते नहीं है। यही कारण है कि हमारे देश की आज उन्नति नहीं हो रही है। जैसा उत्साह हम शुरुआत में बताते हैं वैसा अंत तक रहता नहीं है। व्याकरण देखें थोड़ा। खप्त का मतलब है धुन। मित्रता का विरोधी है दुश्मनी। विदेशी का स्वदेशी। बहुत का विरोधी है कम। पर्याप्त का विरोधी है अपर्याप्त। उन्नति का विरोधी है अवनति। उत्तर का विरोधी है प्रश्न। क्षमा का समानार्थी माफी। वृद्ध का विरोधी जवान। सपत्नीक शब्द समूह है पत्नी के साथ। सम्मान का विरोधी अपमान। आरंभ का विरोधी अंत। विनय का विरोधी अविनय। मालिक का विरोधी नौकर दास। प्रार्थना पत्र का समानार्थी दरखास्त या अर्जी। संसार का समानार्थी विश्व। आइए अब लेख को आगे बढ़ाते हैं। बात इस पादरी मित्र ने बहुत ठीक कही। हमें अपने काम का गर्व नहीं है। दुख तो इसका है कि मुल्क की परंपरा में, मुल्क यानी देश, मुल्क की परंपरा यानी पहले से चली आई हुई रीति में अपने काम का गर्व करने का आदेश है, कि हमारे देश की भारतीय सांस्कृतिक परंपरा है कि हमें अपने काम में गर्व लेना चाहिए। और जाति भेद इसी पर निर्भर करता है कि हमारे देश में जाति भेद है। मुख्य 4 वर्ण थे वेदों के समय में।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और उनको जाति के आधार पर ही काम मिलता था। एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी द्वारा अपना मान मर्यादा नहीं चाहता, वह अपनी जाति वालों के बीच अपना उपयुक्त पद और स्थान चाहता है। यह अपनी जीविका के साधनों का बड़ा आदर सत्कार करता है। जीविका यानी रोजी रोटी के साधन। बढ़ई अपने औजारों की, बढ़ई का मतलब होता है कारपेंटर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, और लकड़ियों का जो काम करते हैं उसे बढ़ई कहा जाता है। औजार यानी उनके साधन। औजारों की और दुकानदार अपनी बहियों की, बही यानी जिसमें खाता लिखा जाता है वह खाता वही, निश्चित तिथियों पर पूजा करता है। दिवाली के दिनों में यह दुकानदार जो है वह अपनी सभी खाता वहियों की पूजा करता है, क्योंकि उसे अपनी जीविका से प्यार है। जीविका को वो अपनी पूजा मानते हैं। इन्हीं के कारण उनका गुजारा चलता है, इसीलिए वो उनकी पूजा करता है। पर लंबी दास्ता, दास्ता यानी गुलामी के कारण हम अपनी परंपरा को भूल गए हैं। हम अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठाते हैं, एक काम छोड़कर दूसरा काम कर लेते हैं। हम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं। बहुत ही सुंदर वाक्य है कि हमें अपनी असफलता नहीं दिखाई देती, हमें अपना दोष नहीं दिखाई देता। हमें जब असफलता मिलती है तो हम दूसरों को ही उनका दोष देते थे। यहाँ पर मुझे कबीर की एक पंक्ति याद आती है, उनका जो एक पद है कि कबीर जी कहते हैं कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। यानी बुराई तो हम में ही है, लेकिन हम अपनी खुद की बुराई को नहीं देख सकते हैं और उनका दोष जो है वह दूसरों पर डालते हैं। इसके कारण क्या होता है, स्वयं तो दुखी रहते हैं, स्वयं यानी खुद, और दूसरों को भी दुखी करते हैं कि हम अपने आसपास के वातावरण में जो हमारे साथ रहते हैं उन व्यक्तियों को भी हम दुखी कर देते हैं। कोई काम ठीक न कर सकने के कारण अपने को खराब करते हैं, काम को भी खराब करते हैं कि हम अच्छी तरह से मन लगाकर मेहनत से काम नहीं करते, दूसरों को असफलता का दोष देते हैं, खुद भी दुखी रहते हैं और औरों को भी दुखी करते हैं। और हमारे शास्त्रों में भी इसीलिए यही कहा है कि स्वधर्म निधन श्रेय, अपना धर्म या कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेयस्कर है। कि हमें कभी दूसरों का काम नहीं करना चाहिए, जो हमारी जीविका का अपना काम है उसी काम करने में हमें गर्व लेना चाहिए। हम यह आदेश भूल गए हैं और हम अपने काम में गर्व लेते नहीं है। इनका एक और उदाहरण हम देखें तो आजकल क्या हो रहा है कि डॉक्टर को अपने पेशे से संतोष नहीं है, शिक्षक को अपने व्यवसाय से संतोष नहीं है, वकील चाहता है कि मैं डॉक्टर होता तो अच्छा होता, शिक्षक चाहता है कि मैं प्रोफेसर होता तो अच्छा होता। यानी किसी को अपने काम में गर्व होता नहीं है, जिनके कारण वकील अपना काम अच्छा नहीं कर सकता। संतोष होना चाहिए, जिसे अंग्रेजी में सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे मित्र की ओर। दूसरे मित्र एक वृद्ध कर्मचारी IAS के सदस्य थे। IAS देखिए, 30 वर्ष से अधिक भारत में गवर्नमेंट नौकरी कर हाल में पेंशन लेकर वापस स्वदेश गए। स्वदेश गए यानी अपने देश में पेंशन लेकर वो चले गए। न जाने कैसे मेरी उनसे बड़ी मैत्री हो गई। मैत्री यानी मित्रता। वही सवाल मैंने उनके सामने पेश किया। प्रश्न एक ही था, उत्तर अलग थे। उसने कहा, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। यहाँ विद्यार्थी मित्र ध्यान दे कि आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि दूसरे मित्र ने क्या जवाब दिया। तो दूसरा है, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। विस्तार में इनका अर्थ यह है कि व्यक्ति का समष्टि की तरफ जो कर्तव्य होता है हम उसे नहीं जानते, कि हम अपना व्यक्तिगत लाभ उसमें देखते हैं, समष्टि का लाभ नहीं देखते। हमारा समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, देश के प्रति क्या कर्तव्य है, वह कभी हम जानते ही नहीं है। जो काम उठाया उसे करना चाहिए, हम यह गुण भूल गए हैं कि हमारे पौराणिक समय में हमें जो भी काम मिलता था वह बड़ी हम धार्मिक विधियों से करते थे और पूरी निष्ठा से करते थे, जिसमें समष्टि की भावना रहती थी।
लेकिन आजकल हम यह भूल गए हैं और उसमें हम अपना कर्तव्य भूल गए हैं और उसमें अपनी समष्टि की भावना को भी भूल गए हैं कि हम जो कार्य करते हैं वह कार्य समाज के लिए कैसा है, उस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। है कि जब महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन युद्ध करने को मना करता है, तब भगवान कृष्ण उसे समष्टि की बात बताते हैं कि आज तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हें धर्म के लिए अधर्म के सामने युद्ध करना ही होगा, व्यक्ति के लिए नहीं। तुम्हारे सामने ये सब व्यक्ति नहीं है, तुम्हारे सामने सारा संसार है और सारा संसार तुमसे धर्म के लिए लड़ने के लिए कह रहा है। तो हमें सिर्फ अपना व्यक्तिगत लाभ न देखकर समष्टि की ओर भी ध्यान देना चाहिए, तो ही हम अपने देश को आगे ला सकते हैं। दूसरी बात कही, किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया। खाने की दावत हो तो न मेजबान को यह विश्वास है कि मेहमान समय से आवेंगे, न मेहमान को विश्वास है कि समय पर जाने से खाना मिल जाएगा। दूसरी महत्व की यहाँ पर बात है कि हमें समय की कीमत नहीं है, समय की हम कद्र करते नहीं है। हमारे देश में कोई भी कार्य जो है वह समय से नहीं शुरू होता है, उनका निश्चित समय जो लिखा है वह समय पर कभी हम वहां पहुंचते नहीं है। न गृहस्थ को विश्वास है कि धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे, न धोबी और दर्जी को विश्वास है कि हमें समय से पहले कपड़े मिलेंगे। यहाँ पर अविश्वास की बात है कि हमें किसी पर आजकल विश्वास ही नहीं रह गया, क्योंकि कोई समय पर अपना काम पूरा करते नहीं है, जबकि विदेशों में ऐसा नहीं है। वो लोग अपने समय के बहुत ही पक्के होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जापान में लोग नौकरी का समय अगर 9 बजे का है तो 9 बजे से पहले वो नौकरी पर पहुंच जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ तो 9 बजे हम घर से निकलते हैं। आइए व्याकरण देखें। गर्व, अभिमान, मुल्क, देश, आदमी, मनुष्य, जीविका, रोजी रोटी, दास्ता, गुलामी, औजार, हथियार, असफलता, निष्फलता, दोष, कमी। विश्वास, यकीन। विरोधी शब्द थोड़े देख ले। दुख का सुख, आदमी का आदमी, औरत, उपयुक्त, अनुपयुक्त, दुखी, सुखी, मैत्री, दुश्मनी, व्यक्ति, समष्टि, मेहमान, मेजबान, असफलता शब्द समूह है जिसे सफलता नहीं मिली है, असफलता।